दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस का एक यूनिट है। इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक लेने की कोशिश करूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और इससे जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप इज़िली सॉल्व कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का कार्बनिक अभिक्रियाएँ। आपने पढ़ा है कि जो कार्बनिक अभिक्रिया है वो 4 प्रकार की होती है। एक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, फिर दूसरी पढ़ी आपने योगात्मक अभिक्रियाएँ, फिर आपने तीसरी का भी नाम सुना होगा विलोपन अभिक्रियाएँ, फिर है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएँ। देखिए 4 टाइप्स है। तो यहाँ पर मेनली जो बात ध्यान देने योग्य बात ये है, यदि किसी मॉलिक्यूल्स में चारों अभिक्रिया होने की संभावना है, प्रतिस्थापन, योगात्मक, पुनर्विन्यास और विलोपन। तो आप बताइए कि कौन सी अभिक्रिया सर्वप्रथम उसमें परफ़ॉर्म होने की कोशिश करेगी? तो इसका सीधा-सा आंसर है, सबसे पहले होएगी योगात्मक अभिक्रिया, फिर होएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर होएगी पुनर्विन्यास अभिक्रिया और लास्ट में होएगी आपके विलोपन अभिक्रिया। इसका सीधा-सा आंसर ये है कि आप दैनिक जीवन से जोड़ कर देखिए। आप जनरली किसी से भी आप कोई भी वस्तु या पैसा आप लेना पसंद करते हो, ना कि उसको आप देना। क्लियर? तो यदि आप जनरली आप लेना पसंद करते हो, इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो कोई भी कारक भी किसी रिएजेंट को योग करना ही पसंद करता है, रिएजेंट का योग करना। इसका मतलब सर्वप्रथम योगात्मक अभिक्रिया होने की संभावना है। फिर यदि योगात्मक नहीं हो रही हो, तो फिर आप एक्सचेंज करना पसंद करते हो कि किसी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु आप उनको दे दो और उनकी कोई वस्तु ले लो। इसी प्रकार अभिक्रिया में भी ये होता है कि कोई ग्रुप जुड़ जाए और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप निकल जाए। तो दूसरी कंडीशन है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने की संभावना। तीसरी है कि आप स्थायित्व को प्राप्त कर लो। जो आपके पास जैसे दैनिक जीवन में जो चीज़ें अवेलेबल रहती है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं ना, इसी प्रकार सभी क्रियाओं में भी होता है कि कोई ग्रुप इधर से उधर शिफ्ट होकर उसमें पुनर्विन्यास करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो लास्ट कंडीशन होती है, जैसे कि अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम किसी को दूसरे को कोई वस्तु या पैसे उधार देना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार कोई भी अभिकारक हो, वो भी किसी ईज़िली कोई भी ग्रुप त्यागना पसंद नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो विलोपन अभिक्रिया है, वो लास्ट में होती है। इसीलिए तो विलोपन अभिक्रियाएँ उच्च ताप पर संपन्न होती है। क्लियर? तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो अपने है 3 प्रकार की। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और एक है मुक्तमूलक प्रतिस्थापन। तो जो योगात्मक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे हम, वो भी 3 प्रकार की पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, मुक्तमूलक योगात्मक। और जो विलोपन है, वो इनका वेल नोन है E1, E2 और कोशिश करूँगा E1 CB भी पढ़ाने की। क्लियर? और है अपने पास पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसमें 1-2 शिफ्ट, 1-3 शिफ्ट। क्लियर? ये आपका सेकंड ग्रेड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में है आप। क्लियर? तो इन अभिक्रियाओं 4 प्रकार की होती है, फिर इनके सब प्रकार तो एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसमें देखिए माना कि कोई अभिकारक है AB, कोई ग्रुप है आने वाला ग्रुप। ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और ये मुक्त मूलक भी हो सकता है, फ्री रेडिकल। क्लियर? फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इसके बेसिस पर ही इनको 3 प्रकार में बाँटा गया। एक-एक कर हम पढ़ेंगे। देखो ये जेड आया, जेड ने इस कार्बन इस ए पर अटैक किया, फिर ये बी ग्रुप बाहर निकल गया।
कभी इलेक्ट्रॉन लेकर भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन देकर भी निकल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी निकल सकता है। ठीक है? तो ये प्रतिस्थापन हो गया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सर्वप्रथम हम जो पढ़ने वाले हैं, वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाती होगी, एल्केन। क्या? एल्केन। क्योंकि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। अभिलाक्षणिक। ऐसा क्यों? इसलिए है कि जो मुक्त मूलक होता है, मुक्त मूलक वो भी क्या होता है? उदासीन, उदासीन होता है। क्लियर? और जो एल्केन होती है, वो भी क्या होती है? नॉन पोलर, अध्रुवीय। इसलिए इनके अच्छे से बनती है। ठीक है? इसको पहला उदाहरण लेंगे हम, हैलोजिनेशन। इससे समझते हैं। मुक्त मूलक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखो, आपको तो मेन चीज़ रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है? एल्केन। क्यों होती है? ये मैंने आपको कारण बता दिया। अब इसका उदाहरण लेते हैं, हैलोजिनेशन। क्लियर? अब मुक्त मूलक है, तो यहाँ तो हैलोजन मुक्त मूलक लेंगे, हैलोजिनेशन करें ना, हैलोजन मुक्त मूलक को जोड़ेंगे, उसकी जगह किसको हटा देंगे? हाइड्रोजन मुक्त मूलक को बाहर निकाल देंगे। यानी कि हैलोजन मुक्त मूलक के द्वारा हाइड्रोजन मुक्त मूलक का क्या कर देंगे हम? प्रतिस्थापन कर देंगे। जैसे कि RH, ये हैलोजन। देखो, मुक्त मूलक जनरेट करने के लिए आपको यहाँ तो इसमें प्रोटॉन डालने पड़ेंगे, या फिर यूवी लाइट डालो, ताकि ये इस हैलोजन मॉलिक्यूल का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए, समांश विखंडन हो जाए और ये मुक्त मूलक जनरेट करे, और ये मुक्त मूलक इस पर आकर अटैक करे, और ये RH बन जाए और HX बाहर निकल जाए, क्योंकि X इसका एक इसका रेडिकल जुड़ गया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि RH में से X2 की रिएक्शन हुई, तो ये HNU की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये कैसे संपन्न हुई? मतलब हुई कैसे? ये है, आपको समझ में आएगी ये इसकी मैकेनिज्म से। तो आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। देखिए, मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, ये श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी रिएक्शन? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। क्लियर? तो देखिए, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपको सबसे पहले इससे मुक्त मूलक जनरेट करना पड़ेगा, ताकि अभिक्रिया चालू हो जाए। स्टेप फर्स्ट क्या अपने? श्रृंखला का प्रारंभन। प्रारंभ कर रहे हैं श्रृंखला को। क्लियर? कैसे करेंगे? जो X2 है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप खोलकर, X X। क्लियर? ये हैलोजन है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बंद में। जैसे ही आपने इस पे प्रोटॉन डाला, क्या डाला? प्रोटॉन। तो इसने क्या किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसने क्या किया, इसका, इस बंध का क्या कर दिया? समांश विखंडन। क्या कर दिया? समांश विखंडन। जैसे ही विखंडन हुआ, देखिए 2 में टूट गया, 2 रेडिकल बन गए, 2 एक्स रेडिकल, मुक्त मूलक बन गया। अब ये मुक्त मूलक बनते ही इन्होंने क्या किया, अब अभिक्रिया में चालू कर दी। इस मुक्त मूलक ने किस पर अटैक कर दिया? RH पर। एक मुक्त मूलक आया, एक, इसने अटैक कर दिया। मुक्त मूलक को इस पर अटैक करने के लिए ये जो बंध है, इसका भी क्या होना पड़ेगा? समांश विखंडन। ये ये मुक्त मूलक बनेगा, ये एक्स का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इससे रिएक्शन करके
ये तो निकल जाएगा HX बार और क्या बचेगा अपने पास R मुक्त मूलक। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप समझ में आई? सबसे पहले मुक्त मूलक जनरेट हुआ, फिर मुक्त मूलक ने क्रियाकारक कणों पर क्या किया? अटैक किया और नया मुक्त मूलक बना लिया। जो स्टेप सेकंड है, वो क्या है अपने पास? श्रृंखला का संचरण। अब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी कैसे? संचरण। क्लियर? सेकंड पद है श्रृंखला का संचरण। वो ऐसा होएगा, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम देखो ये R मुक्त मूलक था, इसने वापस हैलोजन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया। ठीक है? इसका वापस क्या होएगा? समांश विखंडन। क्लियर? ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये तो बन गया RX और वापस क्या जनरेट हो गया? क्या जनरेट हो गया? हैलोजन का मुक्त मूलक। हैलोजन मुक्त मूलक वापस कहाँ पर आएगा? देखो, हैलोजन मुक्त मूलक वापस आएगा और ये यहाँ पर अटैक कर देगा। ये यहाँ पर वापस R आएगा, ये R फिर इस पर अटैक करेगा, इस पर हैलोजन मॉलिक्यूल पर। ऐसे ये पद आगे बढ़ती ही जाएगी अभिक्रिया। फिर R जनरेट होएगा, फिर X जनरेट होएगा, फिर R जनरेट होएगा, फिर X जनरेट होएगा। इसलिए इसको कहते हैं हम श्रृंखला का संचरण है, मतलब श्रृंखला आगे बढ़ रही है। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप है अपनी थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड है, वो क्या है? वो है श्रृंखला का समापन। इस अभिक्रिया को रोकना पड़ेगा वरना ये चलती रहेगी। श्रृंखला का समापन। क्लियर? तो श्रृंखला का समापन कैसे होएगा? ये यहाँ तो R रेडिकल जो बन रहा है वो X रेडिकल से जुड़ जाए। ठीक है? RX बन जाए। यहाँ 2 R रेडिकल आपस में जुड़ जाए, X पर अटैक ना करे और आपस में दूसरा R रेडिकल से जुड़ जाए, तो ये RR हायर एल्केन बन जाएगी। यहाँ फिर X रेडिकल वापस आपस में जुड़ जाए, तो ये X2 मॉलिक्यूल जनरेट हो जाए। ये 3 संभावना है जिससे आप श्रृंखला का समापन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो श्रृंखला संचरण थी वो उसमें कितनी स्टेप हो सकती है? n स्टेप्स हो सकती है अभिक्रिया में। ठीक है? समझ में आई? मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको मुक्त मूलक जनरेट करना पड़ेगा। मुक्त मूलक जनरेट करने के लिए आप तो या तो फोटॉन डालो या उसे उच्च ताप दो या कोई ऐसा कैटलिस्ट डालो जो मुक्त मूलक को ईज़िली जनरेट कर देता हो। क्लियर? मुक्त मूलक बना, मुक्त मूलक होता है मध्यवर्ती, उसकी तो हाफ लाइफ कम होती है, वो तुरंत अटैक करेगा क्रियाकारक पर। क्रियाकारक पर अटैक करते है उसने नया मुक्त मूलक जनरेट कर दिया और जनरेट होने वाला मुक्त मूलक अभिक्रिया का संचरण करने लग गया। फिर दूसरा बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, ऐसा अभिक्रिया आगे बढ़ती जा रही लगातार। फिर लास्ट स्टेप आती है अभिक्रिया का समापन। क्लियर? अब देखो इस अभिक्रियाओं की बात करें तो जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है अपने अभी पढ़ी है, इसमें जो मध्यवर्ती बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके? मुक्त मूलक। तो जो अभिक्रिया है की क्रियाशीलता है, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव अभिक्रिया वो डिपेंड करेगी मुक्त मूलक के स्थायित्व पर डिपेंड करेगी। किस पर? मुक्त मूलक के स्थायित्व पर। और मध्यवर्ती के केस में ये होता है, मान लिया जाए आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, जो एल्केन लिए अभिकारक CH3 CH2H, यानी एक तो लिया आपने सॉरी एथेन, दूसरी लिया आपने CH, ये H और ये CH3। क्या है ये? प्रोपेन। तीसरी ली आपने CH3 ये बड़ी। ठीक है ना? तो देखिए एक ये लिए एल्केन, अब 3 एल्केन है। यदि मैं इसका समांश विखंडन करूँ और मुक्त मूलक बनाऊँ, एक इसका समांश विखंडन करूँ इस बंध का, मुक्त मूलक बनाऊँ। एक इस एल्कीन का समांश विखंडन करूँ और मुक्त मूलक बनाऊँ।
इससे बनने वाला मुक्त मूलक तो होगा मेरे पास CH3 CH2, ये मुक्त मूलक। इससे जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा CH3 CH CH3 मुक्त मूलक। इससे जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 और ये CH3, ये मुक्त मूलक बन गया। ठीक है? अब बात ये आती है मेरे पास कि जिस कार्बन का मुक्त मूलक बना उसके पड़ोस में कितने कार्बन है इसके पास? 1। तो इस मुक्त मूलक को बोलेंगे हम 1 डिग्री। और इस मुक्त जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है 3 इलेक्ट्रॉन, उसके पड़ोस में जस्ट पड़ोस में कितने कार्बन है? 2। इसलिए इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। और इसके पड़ोस में कितने कार्बन है? जस्ट पड़ोस में 3। इसके लिए इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री मुक्त मूलक। अब यदि हम इसके स्थायित्व की बात करें तो जो जितना देखो मध्यवर्ती के केस में ऐसा होता है, जो जितना अधिक स्थायी होता है वो उतना ही क्रियाशील भी होता है। क्लियर? और नॉर्मल अभिकारक में जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, उसकी क्रियाशीलता कम होती है। लेकिन मध्यवर्ती में जो जितना ज़्यादा स्थायी होता है, वो उतना ही क्रियाशील भी होता है। ये आप है ना समझ सकते हो इस प्रकार से, इससे सक्रियण ऊर्जा से। मैं आपको बता दूँ, देखो माना कि जो 3 डिग्री है उसकी सक्रियण ऊर्जा सबसे कम, 2 डिग्री की उससे ज़्यादा और 1 डिग्री की उससे भी ज़्यादा। अब देखिए स सबसे कम सक्रियण ऊर्जा किसकी है? 3 डिग्री की। तो तुरंत इधर कूद जाएगा। इसकी ज़्यादा ऐसा टाइम लगेगा, इसकी ज़्यादा है इसको और टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हो इससे रोड पर बने हुए ब्रेकर से। मान लिया जाए रोड पर एक ब्रेकर छोटा बन रहा है, एक ब्रेकर है बड़ा, ठीक है? और एक ब्रेकर है और बड़ा। तो जो छोटा ब्रेकर है उस पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें आप स्पीड कम नहीं करते हो, तुरंत गाड़ी निकाल ले जाते हो। क्लियर? गाड़ी निकल गई। लेकिन उससे थोड़ा-सा बड़ा ब्रेकर है, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, उससे आराम से निकालना पड़ेगा। और बड़ा ब्रेकर है तो बहुत स्लो करके निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो जो छोटा-छोटा ब्रेकर है वो होता है 3 डिग्री मुक्त मूलक। जो जितना ज़्यादा क्रियाशील उसकी सक्रियण ऊर्जा कम, तो तुरंत वो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है? और जो उससे बड़ा ब्रेकर होता है वो होता है 2 डिग्री। टाइम लगाना, तो उससे और बड़ा ब्रेकर होता है 1 डिग्री और टाइम लगाना। ठीक है? इसमें ये होता है कि जिसकी ज़्यादा स्थायित्व उसका उतना ही ज़्यादा क्रियाशील। तो जो जितना ज़्यादा स्थायी होता है वो तुरंत बनता है। बनेगा कौन-सा? 3 डिग्री तुरंत बनेगा क्योंकि उसका स्थायित्व ज़्यादा है और वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील भी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है मुक्त मूलक के मध्यवर्ती के केस में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर, अब मैं बात करूँ ये 3 डिग्री यहाँ स्थायित्व 3 डिग्री का ज़्यादा कैसे है? देखो, जैसे कार्बन में मुक्त मूलक आया, एक कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून। अष्टक अपूर्ण हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता को दूर करने के लिए इसे क्या चाहिए? बाह्य ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसके पास 3-3 ग्रुप है, इस 3 डिग्री के वाले के पास। इसका प्लस आई भी लगता है, ऋणिक प्रभाव, सिग्मा बंध भी दे सकते हैं इसको ये और प्लस एच भी लगेगा। अति संयुग्मन प्रभाव, यानी कि ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएँगे, फिर इससे भी इसकी थोड़ी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। वैसे 3 ग्रुप देने वाले हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा दूर होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूनता। इसमें ओनली 2 ही ग्रुप देने वाले हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता इसकी तुलना में 3 डिग्री की तुलना में कम हुई और इस 1 डिग्री की इलेक्ट्रॉन न्यूनता रह गई क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप देने वाला है। तो सबसे देखो इलेक्ट्रॉन न्यून तो सेम हुआ था, लेकिन इसको देने वाला यानी उसकी क्षतिपूर्ति करने वाले 3 डिग्री में 3 ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 ग्रुप है और 1 डिग्री में 1 ग्रुप है। सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्ति किसमें हुई? 3 डिग्री में, इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है 3 डिग्री का, उससे कम होता है 2 डिग्री का, उससे कम होता है 1 डिग्री का। ये किसका क्रम हो गया? स्थायित्व का। क्लियर? तो अगर मैं क्रियाशीलता का क्रम लिखूँ, वो भी यही होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री
और 1 डिग्री। ये किसका क्रम हो गया? क्रियाशीलता का। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? ये दोनों क्रम, ये लिख रहा हूँ मध्यवर्ती के लिए, ना कि अभिकारक के लिए। मध्यवर्ती, मध्यवर्ती के लिए लिख रहा हूँ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखिए, नेक्स्ट है कि यदि आपके पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप तो समान हो। यदि एल्किल ग्रुप समान हो, तो जो हैलोजन की क्रियाशीलता इसका क्रम क्या होगा? माना जाए हैलोजन ग्रुप कौन-कौन सा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना 4 आपके 17 ग्रुप में। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे कम होता है ब्रोमीन और सबसे कम होता है आयोडीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा है, ठीक है? और उसको ऊपर 3-3 लोन पेयर है, आकार छोटा है, तो इन लोन पेयर्स को जगह कम मिलती है रहने के लिए। इनमें क्या हो जाती है? लड़ाई। लड़ाई हो जाती है, तो ये बॉन्ड में इनके बीच में क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण। यहाँ पर प्रतिकर्षण स्पष्ट आ जाता है। इस प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड टूट जाता है। टूटो, दूर हो जाओ। जैसे ही दूर हुए, मुक्त मूलक बन गए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील हुआ कि नहीं? फिर Cl2 फिर Br2 और I2 तो बहुत बड़ा होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसकी केमिस्ट्री में समझाऊँगा आपको। इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। अब एक नोट है आपके ₹100 वो यूँ कहता है कि I2 की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंध डिसोसिएशन ऊर्जा, वो तो बहुत कम होती है। यानी कि I2 तो तुरंत 2 I रेडिकल में टूट जाएगा। क्लियर? लेकिन I2 के लिए जो उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान होता है ना, वो क्या होता है? अधिकतम होता है। इसलिए टूट तो जाएगा, लेकिन जो इसका सक्रियण ऊर्जा है ना, ज़्यादा होती है। इस बैरियर को ये पार नहीं कर पाएगा। जैसे ये I2 था, ठीक है? ये I2 I रेडिकल में तो बन गया, लेकिन ये I रेडिकल यहाँ से इधर जाने के लिए इसे इतना बड़ा गैप पार करना पड़ेगा, ये कर नहीं पाता। इससे बढ़िया है कि ये वापस उसी जो 2 आई बने थे ना, जुड़कर वापस I2 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? इसलिए क्या होता है ये न्यूनतम क्रियाशील। इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया? सक्रियण ऊर्जा अधिकतम होती है, इसलिए कम क्रियाशील होता है। टूट तो ईज़िली जाता है। क्लियर? तो हाँ, बात ये भी आती है कि ईज़िली क्यों टूटता है? ईज़िली इसलिए टूटता है कि I2 का आकार बहुत बड़ा होता है आयोडीन का, इसलिए 2 आयोडीन है ना, अगर ये मुक्त मूलक भी बन जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बहुत टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर रख सकते हैं। इसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इस I2 का क्या होता है? स्थायित्व ज़्यादा होता है आई रेडिकल का। आयोडीन रेडिकल का स्थायित्व इन सब की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा। क्लियर? अब देखिए, अपने पास नेक्स्ट है फ्लोरीनीकरण। F2 अधिकतम क्रियाशील होता है। हैलोजनीकरण में सबसे ज़्यादा कौन होता है? अधिक फ्लोरीनीकरण ही होता है ना? क्यों? क्योंकि F2 अधिकतम क्रियाशील है। इसलिए ये अनियंत्रित हो जाती है अभिक्रिया। इसको आप रोक नहीं पाओगे। एक बार संचरण हुआ, मतलब एक बार स्टार्ट हुई, फिर ये स्टार्ट हो गई। क्लियर? एवं ऊष्माक्षेपी, अनियंत्रित एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब CH4 जैसा कि मीथेन पर आपने F2 की अभिक्रिया अंधेरे में भी करवा दी ना, कोई फोटोन नहीं डाला, तो भी ये रेडिकल में टूट जाएगा और पूरा पूरा देखो इतना प्रतिस्थापन करेगा, चारों का चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और बना देगा कार्बन ब्लैक। ठीक है ना? और कार्बन बना देगा और ऐसा बाहर निकल जाए। क्लियर? इसलिए एल्केन का फ्लोरीकरण आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इसमें क्या हो सकता है? ऊष्माक्षेपी है ना, बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, तो इसमें क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है और जो आप डिज़ायर कर रहे हो प्रोडक्ट, वो मिलेगा नहीं। इस चक्कर में क्या होता है कि आपको अभिक्रिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करोगे तो आप इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर दोगे, अक्रिय वातावरण। तो उसके लिए ज़रूरी है आप नाइट्रोजन की उपस्थिति डाल दो। यानी कि जो एल्केन का फ्लोरीनीकरण है, वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में करवा, इसलिए अपन नाइट्रोजन की उपस्थिति है, ताकि जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वही प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट नहीं बने और अभिक्रिया में विस्फोट भी ना हो। वरना बनाना तो कुछ चाह रहे थे, अब बन गया कार्बन ब्लैक। क्लियर? तो इसके बाद है अपने पास क्लोरीनीकरण। देखो, क्लोरीनीकरण में क्या है, जो क्लोरीन से बनने वाला रेडिकल यानी Cl2 क्रियाशीलता फ्लोरीन से तो कम है।
इसलिए अंदर में तो रिएक्शन नहीं करेगा। पहली बात तो ये। इसके लिए या तो फोटॉन दो, तब ये Cl2 Cl रेडिकल में टूटेगा और CH3 Cl बना देगा। मैकेनिज़्म ऊपर आपने समझ ही ली, HCl बाहर निकल जाएगा। X की जगह इस बार Cl आ गया और यहाँ फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पर कराओ, है ना? अगर आपने इसे रूम टेम्परेचर पर करा दिया, किस पर? रूम टेम्परेचर, तो भी ये कोई फोटोन नहीं डाला, रूम टेम्परेचर दे दिया, तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, इसकी क्रियाशीलता कम है। और यदि आपने इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लिया, तो उसकी Cl2 300 डिग्री सेंटी यानी ये क्या हो गया अब? उच्च ताप। 300 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे लिया आपने, तो क्या हो गया ये? उच्च ताप। उच्च ताप पर Cl2 मुक्त मूलक में क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर? और यदि आपने टेम्परेचर और कम रखना, कितना? 100 डिग्री, तो आप इसमें कैटलिस्ट डाल दो, ताकि वो कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए? मुक्त मूलक को ईज़िली जनरेट करने वाला। इसमें जो कैटलिस्ट डालोगे आप TeL डालें, TeL क्या होता है? ट्राई इथाइल क्या होता है? सॉरी टेट्रा इथाइल लेड, ट्राई इथाइल लेड, है ना? सॉरी टेट्रा इथाइल लेड होता है, ये होता है TeL, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड को आप है ना, एक और यूज़ देखो, आपने कभी सुना ना कि रोड पर जहाँ पर साधन ज़्यादा निकल रहे हैं, जहाँ धुआँ ज़्यादा हो रहा है, उस धुआँ को सूंघना नहीं चाहिए, कहते थे ना? उस धुआँ में क्या होता है कि ये काम करता है एंटी नॉक, एंटी नॉक मतलब जितना पेट्रोल में इसको आप मिला, अभी तक का तो आइडिया नहीं है, लेकिन पेट्रोल में इसको मिलाते थे। पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है कि ये पिस्टन और वाल्व के बीच में अच्छे से फूटता था। तो ये उस पेट्रोल को फोड़ने का काम कर रहा है। पेट्रोल जितना ज़्यादा फूटेगा, नोजल से निकलने वाला पेट्रोल, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, तो कार्नो साइकिल में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। उससे क्या मिलता? एवरेज बढ़ता था, दक्षता बढ़ती थी, एंटी नॉक। लेकिन ये किसमें टूटता था? मुक्त मूलक में। वो मुक्त मूलक अपने लिए खतरनाक होते थे। इसलिए तो इसको कहते थे हम फ्यूल एडिटिव, फ्यूल में मिलाते, ईंधन में, बहुत मिलाया जाता था। क्योंकि मैं तो गैस इंडस्ट्री में रहा हूँ ना, ऑयल इंडस्ट्री में रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि एंटीनॉक कैसे रहता है, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर आपने कभी पढ़े हो, तो आइडिया हो। ठीक है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही Cl2 रिएक्शन कर लेगा किसकी उपस्थिति में? TeL, टेट्राइथाइल लेड। यहाँ फिर आप डालो पेरोक्साइड, तो भी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। क्योंकि पेरोक्साइड हो या TeL हो, गुड मुक्त मूलक जनरेटिंग रिएजेंट है, अभिकर्मक है। पेरोक्साइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं टीएल की अपेक्षा, क्योंकि टीएल क्या अपने लिए हानिकारक है। क्लियर? लेकिन एक अभिक्रिया और है, देखो रूम टेम्परेचर पे नहीं हुई, 300 पे हुई और यूवी लाइट से तो होगी है, लेकिन यही अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CH4 को यदि जस्ट दिन में 12 बजे, केवल 12 बजे, 12 के बाद भी नहीं, 12 के पहले भी नहीं, जस्ट दिन में 12 बजे, दोपहर 12 बजे अगर रिएक्शन कराए, तो आपको कोई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ तो ये चाहे 0 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, कुछ भी हो, जस्ट दिन का 12 बजे जब सूर्य किरणें थोड़ी सीधी होती है ना, उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है Cl2 रेडिकल। इतनी ज़ोर से बनते हैं ना, इतनी स्पीड में बनते हैं ना, कि CH4 में ये डायरेक्ट सारे के सारे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, बन जाता कार्बन ब्लैक और HCl बाहर निकल जाता है। क्लियर? इस अभिक्रिया का कोई नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आया तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या नाम है। क्लियर? देखिए इसके बाद 2 कंडीशन और है। पहली कंडीशन ये कि यदि मैं CH4 को आधिक्य मिलूँ, यानी कि क्रियाकारक को आधिक्य मिलूँ अधिक मात्रा में, Cl2 को लिमिटिंग कर दूँ, तो क्लोरोमीथेन बनकर रह जाएगा, यानी एक क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाए और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा क्लोरीन से। क्लियर? लेकिन यदि मैं कार्बन पर, सॉरी, अभिकारक की जगह अगर क्लोरीन का आधिक्य ले लूँ, Cl2 को अधिक मात्रा में ले लूँ और इसको लिमिटिंग कर दूँ, तो एक-एक कर चारों हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा क्लोरीन
के द्वारा एक क्लोरोफॉर्म और लास्ट में क्या बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो विलायक का बहुत अच्छे से काम करता है अभिक्रियाओं में, ठीक है ना? विलायक के रूप में बहुत यूज़ करते हैं हम। रिक्रिस्टलाइज़ेशन भी करते हैं, क्योंकि ये वापस क्या हो जाता है अध्रुवीय, ठीक है ना? अब अगर आपने डायपोल मोमेंट का मेरा पुराना वीडियो देखे हो, आपको पता चल जाएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय कैसे होता है नॉन पोलर, क्लियर? अब देखिए, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आयोडीनीकरण पे। जो ब्रोमीनीकरण है ना, ब्रोमीनीकरण, एक बाकी रह गया था ना, ब्रोमीनीकरण, वो भी किसके जैसा होता है? लगभग-लगभग क्लोरीनीकरण के जैसा, क्लियर? तो जो क्लोरीनीकरण है, वही ब्रोमीनीकरण है, यूँ मान लीजिए। अब आयोडीनीकरण पर आते हैं। I2 की न्यूनतम क्रियाशीलता होता है, क्यों होता है? सक्रियण ऊर्जा अधिकतम होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, देखो कैसे? ऐसा होता है, सबसे पहले I2 से 2I तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि बंद ऊर्जा बहुत कम है। लेकिन जब ये 2I किसी अभिकारक से क्रिया करते हैं, I रेडिकल, तो इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा है, ये E एक्टिवेशन ऊर्जा, ये ऐसे लिखते, ये क्या है? I। ये हाई होने के कारण ये इस बैरियर को तो पार कर नहीं पाएगा, डज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए ये I रेडिकल वापस इसी I रेडिकल से अभिक्रिया कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? I2 में। इसलिए क्या कहते हैं, देखो हो गया। और यदि इसने एक कारण और है कि उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया कैसे? अगर इसने बना भी ली, CH4 से I2 की यौगिक प्रेजेंस अभिक्रिया हो भी गई, आयोडोमीथेन बन भी गया, और इसके साथ जो HI बना ना, वो HI क्या होता है? पर्पल अपचायक। अपचायक किसे कहते हैं? जो दूसरा अपचयन करता हो। अपचयन कैसे होता है? वापस हाइड्रोजन जो निकला उसको वापस इसी में जोड़ दें। तो ये क्या करता है बेचारा, HI जो बनने वाला, ये वापस कहता है इसमें जुड़, फिर अभिक्रिया क्या हो जाती है? उत्क्रमणीय, है ना? रिवर्सिबल, दोनों दिशाओं में हो जाती है। तो अब क्या है कि अभिक्रिया को एक ही दिशा में चलाना हो, तो अपन को बनने वाले HI को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बनने वाले HI को कैसे हटा पाओगे आप? इसके लिए ये है कि आप में कोई एक रिएजेंट ऐसा भी डाल दो, तो इससे तो अभिक्रिया नहीं करे, इससे भी अभिक्रिया नहीं करे, इससे भी नहीं करे, लेकिन इस HI को हटा दे। वो होता है HiO3। क्या होता है वो? HiO3। क्या होता है वो? HiO3। इसलिए जब भी आयोडीनीकरण कराते हो, तो I2 के साथ क्या लेते हो? HiO3। ये HiO3 क्या होता है? बनने वाले HI को क्या कर देता है? ये खा जाता है, इसलिए उसको क्या कर देता है? रिमूव। जब यही नहीं बचेगा तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पाद मिल जाएगा। क्लियर? अभी ये कैसे खाता है इसको? ये भी समझा देता हूँ मैं। ये खाता है इसको ऐसे, ये HiO3 HI से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है? I2 बाहर निकाल देता है, प्लस H2O बाहर निकाल देता है। बैलेंस कर लो, 2 है, इधर कितनी है? इधर भी आयोडीन 2 ही है, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन 3 करनी पड़ेगी। जैसे ऑक्सीजन 3 करी तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, 6 कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ अगर 6 हाइड्रोजन है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। देखो 5 एक 6 हो गए, हो गए? तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। देखो 1 और 5, 6 6 क्या होगी? आयोडीन, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना बैलेंस? क्लियर? देखो, ये था आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो एल्केनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थी। अब जो हम हमारा नेक्स्ट आती है, वो आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये आपके क्या है? वेरी, वेरी, वेरी मोस्ट, वेरी, वेरी मोस्ट, क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है।
देखिए, अभी जैसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएँ थी, उसी प्रकार एल्किल हैलाइडों की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, वो है अपने पास क्या है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। क्यों है? क्योंकि एल्किल हैलाइड में हैलोजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस R से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, ठीक है? तो इस पर ऐसी चीज़ आकर अटैक करती है इस R पर, जिसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? नाभिक चाहिए, क्योंकि इस पर पॉज़िटिव चार्ज आता है ना आंशिक, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर क्या कर लेता है? अटैक। यानी ऐसी स्पीशीज़ आती है जो क्या हो? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, जिसको न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन चाहिए, वो आता है न्यूक्लियोफाइल। यानी खुद के पास क्या है? स्वयं के पास क्या है इसके? इलेक्ट्रॉन। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और ये गैस बाहर निकल जाती है। ये 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। SN1 तो पहली है SN1, दूसरी SN2। पहली पढ़ते हैं हम SN1, क्लियर? इसको SN1 क्यों बोला ये भी समझाऊँगा मैं। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं आपके इसको समझा देता हूँ मैं आपको क्रियाविधि से, सीधी-सी बात। देखो, इसे समझा देता हूँ क्रियाविधि से। तो देखिए इसमें माना कि कोई प्रकाशिक सक्रिय अणु ले रहा हूँ मैं। ये, ये, ये देखिए और ये। ये R3 है, ये R2 माना चारों ग्रुप अलग तीनों ग्रुप अलग रहेंगे ना, मतलब चारों ग्रुप, तभी तो ये ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, ठीक है? ये आपके एल्किल हैलाइड है, एल क्या है? लिविंग ग्रुप है, जैसे हैलोजन ही रहेगा ये। तभी इस एल्किल हैलाइड में क्या होता है SN1 में फर्स्ट स्टेप में कि ये लिविंग ग्रुप क्या होता है? बाहर निकलने की कोशिश, क्या होता है? बाहर निकलने की कोशिश। तो ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। अभी कोशिश कर रहा है, बाहर निकला नहीं, ठीक है? तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में ये और देखो, ये और ये वाला ग्रुप, ये R3 है, डैश पे था ना? देखो मैं इसको डैश पे ये और ये R2 वेज पे था, वेज पे है, प्लेन ऑफ द पेपर पे ये था। तीनों प्लेन में आ गया वैसे और ये p ऑर्बिटल प्योर बन गया। इसके पास ये Al माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर। पहले संक्रिय कक्षक था, अब क्या हो गया है? असंक्रिय, प्योर p कक्षक। देखो, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, टूट गया मतलब, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो इसे इलेक्ट्रॉन लेकर जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस जनरेट करना पड़ेगा। ये जो स्टेप होती है, ये होती है आपके स्लो एंड RDS, धीमा पद होता है और वेग निर्धारक निर्धारक पद भी यही होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होता है? चलो ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूँ, बार-बार बड़ा नहीं लिखूँ ना, तो इस पूरे ग्रुप को मैं मान लेता हूँ R। ये तो R प्लस है और ये L माइनस, क्लियर? अब क्या हुआ कि थोड़ा सा समय बाद विलायक तो ले रखा आपने, ध्रुवीय विलायक इन दोनों को अलग करेगा। तो थोड़ा समय के बाद इन दोनों में क्या हुआ? अलग हुआ है। ये तो ये R प्लस और L माइनस के बीच में कुछ के आगे ये मॉलिक्यूल आने लगे किसके? विलायक के, ठीक है? थोड़े समय बाद इसमें R प्लस और L माइनस के बीच में बहुत सारे विलायक के क्या आ गए? ध्रुवीय विलायक के अणु। देखो, ये भी गिर गया, ये भी ध्रुवीय विलायक से गिर गया। ध्रुवीय विलायक में हो गया। अब ये दोनों आयन्स क्या हो गए? दूर-दूर हो गए। क्लियर? ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सर्वप्रथम तुरंत बस अलग ही हुआ, लेकिन टूटा है लेकिन अलग नहीं हुआ, अभी दूर नहीं गया, अभी अट्रैक्शन में ही है। R प्लस L माइनस जस्ट लाइक आर्सेनिक यौगिक। इसको कहते हैं जो अवस्था है, ये जो बना है इसको कहते हैं इंटीमेट आयन, इंटीमेट आयन।
क्लियर? सॉरी, इंटीमेट पेयर बन गया, इंटीमेट पेयर बन गया। और जो कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास में आए, इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हो? सॉल्वेंट सेपरेटेड पेयर, सॉल्वेंट सेपरेटेड पेयर, क्लियर? और उसके बाद बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए, दोनों अलग-अलग हो गए, तो इनको कहते हैं आप आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, पेयर नहीं बचे, दोनों अलग हो गए, आइसोलेटेड हो गए, क्लियर? अब बताओ, जो यहाँ पर ये बन रहा है मध्यवर्ती, वो बन रहा है क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता है आपके प्लेनर, क्या बन रहा है? ये कार्बोकेटायन बन रहा है, ये होता है प्लेनर। इस पे तो क्या है, जितना अटैक इधर से होता है, उतना अटैक इधर से होना चाहिए। दोनों तरफ से अटैक कर सकता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल, क्लियर? लेकिन यहाँ देखिए, एसएन1 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसकी टेंडेंसी इधर से ज़्यादा अटैक करने की, इधर कौन रोक लेगा? इधर कौन रोक लेगा आपको? ये लिविंग ग्रुप जो रोक लेगा। फिर यहाँ पर वापस यहाँ से अटैक करने की टेंडेंसी है, इधर से थोड़ी कम है। और एकमात्र कंडीशन ये ऐसी है, इसमें दोनों तरफ से इक्वली अटैक कर सकता है। क्लियर? मतलब यहाँ तो केवल ये यहीं से अटैक करेगा, किधर से? बैक साइड से, केवल। जस्ट लिविंग ग्रुप निकला, उधर से अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये मेजर साइट है अटैक करने की, मेजर, और ये है माइनर साइट। ये आपको बहुत अच्छा समझना पड़ेगा, ये माइनर साइट, क्लियर? और यहाँ पर ये दोनों तरफ से क्या कर सकता है? इक्वल अटैक, इक्वल अटैक। मुझे यूँ बताओ, सबसे ज़्यादा अटैक किधर से हुआ? बैक साइड से, या फिर उधर से साइड से, जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है? तो आपको लग रहा है ना कि यहाँ से और यहाँ से, ये इक्वल हुआ, तो ज़्यादा अटैक हुआ है बैक साइड से। तो आपकी जो भ्रांति थी ना, कि रेसमिंग मिक्सचर बनता था, इन दोनों तरफ से बराबर अटैक होता, लेकिन होता नहीं, बराबर अटैक होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो SN1 अब क्रियाविधि है, उसके दौरान आंशिक क्या होता है? आंशिक रेशमीकरण होता है। ये याद रखना आप लोग, ये बहुत डीपली चीज़ है। आंशिक रेशमीकरण होगा। क्या होगा? आंशिक रेशमीकरण। पूर्ण रेशमीकरण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से समान अटैक पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी क्रियाविधि के दौरान ही आपने अच्छे से समझा है कि सब सर्वप्रथम इंटीमेट आयन पेयर बनते हैं, फिर सॉल्वेंट सेपरेटेड पेयर बनते हैं, फिर आइसोलेटेड होते हैं। तो इंटीमेट आयन पेयर में तो अटैक करने की संभावना एक साइड से होती है, सॉल्वेंट वाले में तो फिर भी एक साइड से मेजर, एक साइड से माइनर होती है। और जो इक्वल संभावना है, वो एक साइड, दोनों साइड से होती है आइसोलेटेड में। इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूक्लियोफाइल इतना टाइम के लिए वेट नहीं करेगा कि ये बेचारा पहले आइसोलेटेड हो जाए फिर अटैक करूँ, ऐसा नहीं होता। जैसे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल के प्रभाव से ही तो लिविंग ग्रुप निकलने लगा। जैसे ही निकलने लगा, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करने लग गया, ये वेट नहीं करेगा। इतना समझदार नहीं है कि मैं पहले वेट कर लूँ और उसके बाद इस पे अटैक करूँगी, उनको अच्छे से अलग हो जाने दो। क्लियर? है ना? अब एक ये बात पहली होगी। दूसरी बात ये है आपके कि इसमें जो बनने वाला मध्यवर्ती है, वो क्या है? मध्यवर्ती कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, क्लियर? कार्बोकेटायन। अभी कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन में अगर पॉसिबल हुआ, तो कहाँ जाएगा ये? पुनर्विन्यास में। अगर पॉसिबल हुआ तो पुनर्विन्यास करेगा ये। अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाने की कुछ संभावना है तो जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, सभी किधर दौड़ रही है? अस्तित्व की तरफ। क्लियर? पहली बात ये। और यदि मैं एक बात और बताऊँ, अग य ये अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इसका संकरण क्या होगा? मध्यवर्ती का sp2, ठीक है? क्लियर?
अगर मैं ज मुझे रेशमीकरण का प्रतिशत बढ़ाना है, ज़्यादा रेशमीकरण करना हो, तो मुझे इस का बनने वाले कार्बोकेटायन का क्या बढ़ाना पड़ेगा? स्थायित्व बढ़ा यानी कि इसमें बल्कि ग्रुप जोड़ूँगा ताकि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा। तो ये स्थायित्व बढ़ाएगा, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए एग्ज़िस्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को दोनों तरफ से अटैक करना बढ़ेगा। यहाँ फिर एक कंडीशन ये कि मैं नाभिक स्नेह की आक्रमण करने की प्रवृत्ति को घटा दूँ। जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है अटैक करने के लिए, उसकी आक्रमण करने की प्रवृत्ति कम कर दो कि थोड़ा लेट अटैक करे, ताकि ये इंटीमेट आयन से किसमें आ जाए, आइसोलेटेड आयन। क्लियर? 2 कंडीशन है तभी आप रेशमीकरण बढ़ा सकते हो, वरना आप रेशमीकरण नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? दूसरी बात ये है, कि अगर इसकी कोटि की बात करूँ, कि इसकी कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, कौन-सी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्यों? कि देखिए इसमें जो स्लो एंड आरडीएस है स्टेप है, उसमें केवल एंड केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल भाग नहीं ले रहा। न्यूक्लियोफाइल तो फर्स्ट स्टेप में भाग ले रहा है। क्लियर? स्लो एंड आरडीएस में एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया कोटि होगी 1। अगर मैं क्वेश्चन ये आ जाए आपके कि न्यूक्लियोफाइल के संदर्भ में, इसके संदर्भ में न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की एसएन1 अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो वो आ जाएगी 0 शून्य कोटि। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे तो अभिक्रिया का वेग निर्भर ही नहीं कर रहा। कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा फर्स्ट ग्रेड में। आजकल आरपीएससी चेंज हो गई है, बहुत रूल चेंज कर दिए उसने। ठीक है? और अब बात आती है कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता पे निर्भर करती है, तो हम इसकी क्रियाशीलता देख लेते हैं। कैसे? देखो, 3 एल्किल हैलाइड है अपने पास, मैं 3 ले रहा हूँ। CH3 सी CH3 CH3 और ये Cl। दूसरा ले रहा हूँ मैं CH3 CH CH3 और ये Cl। तीसरा ले रहा हूँ मैं CH2 CH2 Cl और एक और ले रहा हूँ आपके CH3 Cl। इसका मैं कार्बोकेटायन बना लेता हूँ, कार्बन आयन। Cl बाहर निकाल दूँ विद इलेक्ट्रॉन, CH3 CH3 ये प्लस चार्ज। क्लियर? इस पर देखो, CH3 CH CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी बन गया। अब देखो, CH2 CH2 ये पॉजिटिव चार्ज, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। भैया, इस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन के पड़ोस में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे 0 डिग्री। इसके पड़ोस में 1 कार्बन है, इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री। इस पॉजिटिव कंटेनिंग कार्बन के पड़ोस में 2 कार्बन है, इसलिए बोलेंगे 2 डिग्री। ये 3 डिग्री, डिग्री डिसाइड करना आ गया। आते ही देखो, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका अष्टक क्या हो गया? अष्टक क्या हो गया? अपूर्ण। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहे कितने? 8। अष्टक क्या हो गया? अपूर्ण। अपूर्ण होने के कारण इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना इसके स्थायित्व। अब इसके पास 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3-3 ग्रुप का इसमें प्लस आई लग रहा है, प्लस एच लग रहा है। इसके कारण इसकी क्षतिपूर्ति थोड़ी पूर्ण हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूनता की क्षति क्षति की पूर्ति हो गई यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन न्यूनता थोड़ी कम हो गई, मतलब क्योंकि ये ग्रुप देने वाले हैं, तो इन्होंने थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये मर नहीं रहा। इस वाले कार्बन में क्या है कि 2 ही ग्रुप है देने वाले। इसलिए इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन न्यूनता की कमी को दूर कम हुआ और इसमें और कम हुआ, इसमें तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो जिस ये अष्टक की तरफ जा रहा है, कम जा रहा है, ये और कम जा रहा है और ये वाला बिल्कुल नहीं जा रहा। तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका हुआ? 3 डिग्री का, फिर हुआ 2 डिग्री का, फिर हुआ 1 डिग्री का और फिर हुआ 0 डिग्री का। ठीक है? हो गया? तो यहाँ पर स्थायित्व के आधार पर ही क्या होती है? क्रियाशीलता। सबसे ज़्यादा मध्यवर्ती के लिए कहा था ना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर होता है 0 डिग्री। क्लियर? जो स्थायित्व का क्रम है वो क्रियाशीलता क्रम है। किसके लिए? मध्यवर्ती के केस में। हो गया? अब यदि आपके पास एल्किल समूह एक जैसे हो, समान हो, क्या हो? एक जैसे। तो
तो समान एल्किल समूह के लिए जो हैलोजन का समूह है, तो हैलोजन का जो क्रियाशीलता क्रम होएगा, वो रहेगा Ri सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, आयोडीन तुरंत निकलेगा, RBr फिर उससे कम है RCl, उससे कम है Rf क्यों? कि आयोडीन बनने जो बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप I-, आयोडीन का आकार बड़ा होता है, तो नेगेटिव चार्ज को ईज़िली रख सकता है। इसके पास जगह ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, इसका स्थायित्व ज़्यादा है, जिसका स्थायित्व ज़्यादा है, वो तुरंत निकलेगा ना बाहर। उससे कम स्थायित्व जिसका, उससे कम ये, इसका तो बहुत कम स्थायित्व है, कहेगा मैं तो निकलूँ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लूँ ही नहीं। ऑलरेडी इसका लड़ाई चल रही है, 3-3 लोन पेयर की, जगह बहुत कम, ज़मीन बहुत कम और तीन देने वाला पॉपुलेशन ज़्यादा। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ऑलरेडी कम स्थायी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना तो पसंद करेगा ही नहीं, इसलिए सबसे कम क्रियाशील होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया?